हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज हम क्लास 10th के एसएसटी के हिस्ट्री एस्पेक्ट का लास्ट यूनिट, जिसका नाम है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इसको डिस्कस करेंगे। ये फोर्थ सेक्शन जो है हमारा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। रेस्टवाइल का मतलब क्या हो गया? वंस। जम्मू कश्मीर जब कभी एक बार स्टेट हुआ करता था, उस टाइम पीरियड में जम्मू कश्मीर की मॉडर्नाइजेशन कैसे हुई, जम्मू कश्मीर को किस तरह से डेवलप करा गया। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बताई गई हैं। ये जम्मू डिवीज़न के अंदर है हरी पैलेस। देन उसके बाद ये कश्मीर डिवीज़न की लेक बताई गई है, डल लेक। ठीक है। देन नेक्स्ट ये है लद्दाख का पैलेस, लद्दाख पैलेस। तो ये कुछ पिक्चर्स यहाँ पे बताई गई हैं। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम क्या है? पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो एरा का मतलब क्या है? एरा का मतलब होता है युग। एक ऐसा युग, एक ऐसा एरा, एक ऐसा टाइम, एक ऐसा एज जब जम्मू कश्मीर मॉडर्नाइजेशन के पाथ में चल रहा था, जब जम्मू कश्मीर को मॉडर्नाइज करा जा रहा था इंडिपेंडेंस के बाद। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? कि किसी भी चीज़ को, मतलब एक इस तरह का प्रोसेस जिसमें हम किसी चीज़ को अपडेट करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी के यूज़ करके। इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है? प्रीवियस चैप्टर में, मतलब इस बुक में जितने भी चैप्टर्स पहले डिस्कस करे गए हैं, उसमें हमने प्रोसेसेस एंड इवेंट्स देखे ताकि हम मॉडर्न वर्ल्ड को समझ सकें। ठीक है। देन इस चैप्टर में हम अपना फोकस जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। अब हम वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में चीज़ों को नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि अब हम रीजनल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। एक रीजन की हिस्ट्री। रीजन कौन सा आ गया? जम्मू कश्मीर। इस कंटेक्स्ट में, इस चैप्टर में हम लोग जो है वो क्या डिस्कस करेंगे? इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर देखी गई थी 1947 के बाद से। ट्राजेक्ट्री, एक वर्ड यूज़ किया गया है, ट्राजेक्ट्री। तो ट्राजेक्ट्री का मतलब आ गया डायरेक्शन, रास्ता। ठीक है, कोई पाथ। तो ये ट्राजेक्ट्री जो है डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स की, गवर्नेंस की फील्ड में, इकोनॉमी की फील्ड में, स्टेट्स को कैसे बिल्ड करा गया, एग्रेरियन रिफॉर्म्स कैसे लाए गए, एजुकेशन रिफॉर्म्स कैसे लाए गए, और हेल्थ सेक्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस लाए गए, उस चीज़ को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। एक क्लियर आइडिया के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल डायनामिक्स के लिए, साथ ही साथ में सोशल कल्चरल माइल्यू ऑफ द टाइम्स। माइल्यू एक जो वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, जिसका मतलब है इन्वायरमेंट या फिर सेटिंग। दैट मीन्स सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट उस टाइम पीरियड में, उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे 3 फेजेस में। फर्स्ट फेज जो है वो आ जाता है 1947 से 1965 तक। जम्मू कश्मीर के एक्सेशन के बाद इंडिया के अंदर महाराजा हरि सिंह जो है वो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के डायरेक्शन के अंदर, उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर, जो कि उस टाइम पीरियड के गवर्नर जनरल थे इंडिया के, एक ट्रीटी साइन करा था, जिसमें जम्मू कश्मीर ने क्या किया था? इंडिया के साथ ज्वाइन होने के लिए मतलब राजी हो गए थे। अब IOA इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था क्या? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है ये साइन करा गया था 26 अक्टूबर 1947 में। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट था, एक लीगल डॉक्यूमेंट था जिसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, बट इसको यूज़ करा गया था 1947 में। हर एक रूलर को ये बोला गया था, प्रिंसली स्टेट के रूलर को ये बोला गया था कि उसको या तो इंडिया के साथ जाना होगा या तो पाकिस्तान के साथ, जिसमें जम्मू कश्मीर ने कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर जो था उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो इंडिया के साथ ज्वाइन करेगा। देन उसके बाद जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है, इनको इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन का हेड अपॉइंट कर दिया गया था 30 अक्टूबर 1947 में। नेक्स्ट ईयर मतलब 1948 में 5 मार्च में अब्दुल्ला जो है उनको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कंसीडर करा गया जम्मू कश्मीर स्टेट का। ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे क्या किया जाता था? जो है वो मिनिस्टर्स चुने जाते थे, प्राइम मिनिस्टर्स। बाकी स्टेट्स के जो थे वो चीफ मिनिस्टर्स होते थे, बट जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर था। तो फर्स्ट 3 प्राइम मिनिस्टर्स अपॉइंट करे गए थे। पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, वैसे तो वो मेहरचंद महाजन थे, जिनका टाइम पीरियड जो था 15 अक्टूबर 1947 से
1948 तक रहा, बट इनका टाइम पीरियड जो था वो 142 डेज का ही था। ठीक है, इनको जो है वो अपॉइंट करा गया था, महाराजा हरि सिंह के द्वारा जो है वो इनको अपॉइंट करा गया था। बट इनके बाद जब फर्स्ट असेंबली इलेक्शन हुए थे 1951 में, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बनकर आए सामने वो कौन थे? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी। ठीक है, देन इसके बाद जून 1949 में महाराजा हरि सिंह जो थे उन्होंने अपनी सारी पावर्स जो थी वो अपने बेटे को हैंड ओवर कर दी और वो बॉम्बे चले गए। जब वो वहाँ से वो तब तक वापस नहीं आए जब तक उनकी डेथ नहीं होगी। 1961 में उनकी डेथ हो गई थी। करण सिंह जो थे वो फर्स्ट सदर रियासत बने थे स्टेट के 1952 में। सदर रियासत जो ये जो एक टाइटल था ना, ये गवर्नर के साथ जो है वो कंसीडर किया जाता है। सदर रियासत को गवर्नर के नाम से जाना जाता था। सदर रियासत था क्या? तो 1952 में डोगरा हेरिडिटरी पोजीशन को कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया गया और इसकी जगह पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड डाला गया जिसका नाम क्या दे दिया गया? सदर रियासत। देखो, हेरिडिटरी पोजीशन जैसे महाराजा, ठीक है, इसको हटाकर सदर रियासत जो था टाइटल दे दिया गया। सदर रियासत जो था वो कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के द्वारा चुना जाता था 5 साल के लिए। जो प्रायोरिटी थी नेशन स्टेट की वो था नया कश्मीर के ऑब्जेक्टिव्स को ट्रांसलेट करना। अब नया कश्मीर क्या था? नया कश्मीर एक मेमोरेंडम था, एक ऑफिशियल मेमोरेंडम था जिसमें डिमांड करा गया कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करे जाएं। ठीक है, स्टेट के अंदर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए जो मेमोरेंडम तैयार किया गया उसको नया कश्मीर बोला गया। सो इसके लिए एक पूरा प्लान जो था वो डिज़ाइन करा गया सो दैट इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल रिकंस्ट्रक्शन करी जाए स्टेट के अंदर। पूरा एग्रेरियन स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर और लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है वो वापस से फॉर्मुलेट करा गया। 1948 में नई गवर्नमेंट जो थी उसने जागीर, मुआफिस और मुकर्रीज जो थी ये अबॉलिश कर दी गई। वो चीज़ें छोड़कर जो कि रिलीजियस प्लेसेस और ऑर्चर्ड से क्या करती थी? रिलेट करती थी। अब देखिए जागीर क्या था? तो जागीर एक तरह का आप कह सकते हैं एक लैंड ग्रांट था जो कि स्टेट के द्वारा इंडिविजुअल्स को दिया जाता था, उन इंडिविजुअल्स को जो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। मुआफिस भी एक लैंड ग्रांट था जिसमें लैंड रेवेन्यू जो है, मतलब टैक्स आप कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस जो थे उनसे लिए गए। मुकर्रीज फिक्स्ड कैश ग्रांट्स था। अब इसी के साथ साथ टेनेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, टेनेंट्स कौन हो गए? जो आप ये कह सकते हैं किराएदार, जिन्होंने ज़मीनें किराए पे ली हुई थी, उनको उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1948, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। तो टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट को जो है वो फॉर्मुलेट करा गया सो दैट टेन्यूर जो है उसको फिक्स करा जाए कि कितना टाइम पीरियड जो है वो दिया जाएगा टेनेंट्स को और मैक्सिमम रेंट भी लैंडलॉर्ड जो है वो उनको पे करे। सो टेनेंट्स को कर्ज से निकालने के लिए, इनडेप्टनेस से निकालने के लिए डिस्ट्रेस डेबिटर्स रिलीफ एक्ट 1950 इसको पास करा गया। शेख अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने बहुत सारे और लैंड लॉज जो हैं वो इनेक्ट करे और एक बिग लैंडेड स्टेट एबोलिशन एक्ट 1950 को क्या किया? पास करा। इस एक्ट के तहत लैंडलॉर्डिज्म मतलब वो लोग जिनके पास खूब सारी ज़मीनें थी स्टेट के अंदर, इसको ख़त्म करा गया और लैंड्स को ट्रांसफ़र करा गया टिलर को विदाउट एनी गिविंग कंपनसेशन टू द एक्चुअल लैंड ऑनर्स। जिनके पास खूब सारी ज़मीनें थी ना, उनसे ज़मीनें लेकर टिलर्स को दे दी गई। टिलर्स वो लोग थे जो इनकी ज़मीनों पर काम करते थे और लैंडलॉर्ड्स को किसी भी तरह का कंपनसेशन नहीं दिया गया। डिस्ट्रेस डेबिटर्स रिलीफ एक्ट ऑफ 1950 के तहत जो पीजेंट्स कर्जे में थे, जिनका कर्ज 290 लाख के अराउंड था, उसको सेटल करना था, उनका वो अमाउंट रिड्यूस कर दिया गया 98 लाख में और 60% क्लेम जो था वो पीजेंट्स को अगेंस्ट दिया गया कंसिलेशंस के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन। तो टैप वाटर रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए, इरिगेशन पर्पसेस के लिए बहुत सारे इरिगेशन डिपार्टमेंट्स जो थे वो एस्टैब्लिश करेंगे। इसकी वजह से जो फूड प्रोडक्शन का एनुअल ग्रोथ था वो बहुत बढ़ना शुरू हो गया। सो बहुत सारे नेटवर्क्स जो थे कैनाल्स के वो बनाए गए, जैसे रणबीर कैनाल, मार्टांड कैनाल, प्रताप कैनाल। ये भी महाराजास के टाइम से क्या कर रहे थे? यूज़ किए जा रहे थे। कोऑपरेटिव्स को भी बहुत ज़्यादा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं इन्होंने भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो स्टेट के अंदर प्रोवाइड करा। जैसे इन्होंने उन लोगों को हेल्प करा जो लोग कर्ज में दबे हुए थे,
क्रॉप्स के लिए फाइनेंस करा। इसी के साथ साथ कल्टीवेशन के लिए लैंड्स प्रोवाइड करी लीज पे, रेंट पे, और रीपेमेंट्स के लिए इनकरेज करा, टाइमली वो अपना जो लोन वगैरह है उसको प्रॉपरली रीपे कर सकें। मिस मैनेजमेंट और मॉल एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए भी कोऑपरेटिव्स ने जो है वो लोगों के साथ मिलकर कंट्रीब्यूट करा कि इस तरह की गलतियाँ कभी भी सोसाइटी के अंदर ना हो, जिससे इकोनॉमी जो है वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़े। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन को भी प्रायोरिटीज़ दी गई। 35% एनुअल बजट जो था वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को एक्सपैंड करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए प्रोवाइड करा गया। एग्रीकल्चर एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया विलेजेस के अंदर। 1948 में टेक्स्ट बुक एडवाइजरी बोर्ड जो है उन्होंने एक न्यू टेक्स्ट बुक जो है वो प्रिपेयर करी, जिसमें कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को क्या करा गया, देखा गया। कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस मतलब जो रिसेंट के टाइम पे जो भी चैलेंजेस देखने को मिल रहे थे उसको फेस करने के लिए न्यू टेक्स्ट बुक्स जो थी वो प्रिपेयर करी गई। गवर्नमेंट जो है उसने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी प्रमोट करा जाए। इंडस्ट्रियल इस्टेट्स जो थी वो एस्टैब्लिश करी गई थी जम्मू एंड श्रीनगर के अंदर। सिल्क एंड वूलन फैक्ट्रीज को मॉडर्नाइज करा गया। ये सारी की सारी एडवांसमेंट्स जो थी वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर रही थी स्टेट में डिफरेंट तरह के यंगस्टर्स को। इसी के साथ कुछ टाइम पीरियड के बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की थिंकिंग में चेंज आना शुरू हो गया। अपने रूल के कुछ सालों के बाद उन्होंने अपनी बहुत सारी स्पीचेस में लोगों को मिसलीड करना शुरू कर दिया, गलत गाइड करना शुरू कर दिया जम्मू कश्मीर के रीजन को लेके, इस इशू पे कि जम्मू कश्मीर स्टेट जो है वो सेल्फ डिटर्मिनेट हो सकती है। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब यहाँ पे हो गया कि वो लोग अपने पॉलिटिकल एंटिटी को खुद फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि स्टेट जो है वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। बट जम्मू कश्मीर स्टेट जो है वो इंडिया के साथ अब ज्वाइन हो चुकी थी, तो जिससे इंडियन लीडर्स को शेख अब्दुल्ला की इंटेंशंस कुछ अच्छी नहीं लगने लगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको जो शेख अब्दुल्ला है उनके ऊपर से ट्रस्ट जो था वो हटना शुरू हो गया। सो उनको 1953 में अरेस्ट कर लिया और उसके बाद उनको जेल में डाल दिया। देन उनके जो डिप्टी थे बख्शी गुलाम मोहम्मद, उनको नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कंसीडर करा गया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का 1953 में। बख्शी गुलाम मोहम्मद जो हैं उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स करे और उन्होंने देखा कि इकोनॉमिकली डेवलपमेंट जो अगर होगी स्टेट की तो लोगों का वेलफेयर जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। सो उन्होंने स्टेट को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की बात करी। इसी चीज़ के साथ इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन प्लान को आगे लेकर चले और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी ली। डेवलपमेंट पॉलिसी को इनिशिएट करने के लिए उन्होंने डिफरेंट चीज़ों में क्या करना शुरू कर दिया, चेंज लाना शुरू कर दिया। जैसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करे, इंडस्ट्रीज डेवलप करी, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ करी, टूरिज्म को डेवलप करा। उसी के साथ जो है उन्होंने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी बढ़ाया। स्टेट एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स को और मॉडर्नाइज करने के लिए उन्होंने मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स जो हैं उसको अडॉप्ट करा, जैसे लिफ्ट इरिगेशन उन्होंने अडॉप्ट करी। फर्टिलाइजर्स को किस तरह से अप्लाई करना है, हाई यील्डिंग क्रॉप्स को किस तरह से यूज़ करना है, इन सब की भी इंट्रोडक्शन जो है वो स्टेट के अंदर करेगी। इन्हीं के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को भी दिया गया, जैसे बहुत सारी न्यू रोड्स बनाए गई, हॉस्पिटल्स बनाए गए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन करे गए। बनिहाल टनल की कंस्ट्रक्शन भी जर्मन इंजीनियर्स के द्वारा डिज़ाइन करी गई थी और ये बख्शी गुलाम मोहम्मद की उस टाइम की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। बनिहाल टनल जब बन गया था ना तो 6 आवर का जो टाइम था वो रिड्यूस हो गया था, कितने में, 5.5 आवर्स। इस बनिहाल टनल को आज जवाहर टनल के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद टूरिज़्म और फिल्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए बख्शी गवर्नमेंट जो है उन्होंने कश्मीर चलाओ कैंपेन चलाई, जिसमें उन्होंने डिफरेंट स्टेप्स लिए, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, पब्लिसिटी विंग्स के थ्रू, एयर सर्विसेज के अंदर इम्प्रूवमेंट करा, परमिट सिस्टम को अबॉलिश करा, यूथ हॉस्टल्स को कंस्ट्रक्ट करा और होटल इंडस्ट्री को रिवाइटलाइज करा। होटल इंडस्ट्री को रिवाइटलाइज करने का मतलब होटल मैनेजमेंट के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क दिया गया।
स्पेशल अटेंशन दिया गया मॉडर्न एजुकेशन को ग्रो करने के लिए। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन करेंगे, टेक्स्ट बुक्स और स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करेगी पुअर स्टूडेंट्स को। इसी के साथ साथ वुमेन स्कूल्स और कॉलेजेस को भी जो है वो एस्टैब्लिश करा गया। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो एस्टैब्लिश करेंगे। 1955 में गुलाम मोहम्मद सादिक उस समय के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो स्टेट के अंदर उसकी फाउंडेशन रखी, यानी कि किस तरह से एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करा जाएगा उसके बारे में उन्होंने बताया। मोबाइल स्कूल्स सेटअप करेंगे ट्राइबल पीपल्स के लिए। मोबाइल स्कूल्स का मतलब फ़ोन वाले स्कूल्स नहीं है यहाँ पे। मोबाइल स्कूल्स का मतलब कि टीचर्स जो थे वो खुद चलकर जो थे वो ट्राइबल पीपल्स को पढ़ाने के लिए जाते थे। एक प्रैक्टिकल शेप दिया गया एक इक्विटेबल सोसाइटी के लिए। इक्विटेबल सोसाइटी मतलब जहाँ पे हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट करा जाए। वुमेन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वुमेन्स को भी मोटिवेट करा गया कि वो अपने घरों की चार दीवारी से बाहर निकलकर एजुकेशन जो है वो गेन कर सकते हैं। इससे जेंडर लैंडस्केप जो था, मतलब जो डिफरेंस था ना बॉयज़ गर्ल्स का, उसमें बहुत सुधार देखा गया। अब वुमेन जो थी स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिस, कोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, हर जगह पे वुमेन जो थी वो काम करती हुई दिख रही थी। ये जो एक एरा था, वुमेन इसमें अपने आप को बहुत ही ज़्यादा क्या कर रही थी, डेवलप कर रही थी। बहुत सारी वुमेन जो थी वो अब हर एक फील्ड में देखी जा रही थी, जिसकी वजह से एक इक्विटेबल सोसाइटी का सपना जो था गुलाम मोहम्मद सादिक का, वो पूरा होता दिख रहा था। कल्चरल पॉलिसी जो थी स्टेट की, उसने लिबरल, मॉडर्न और टॉलरेंट आउटलुक दिया। कल्चरल पॉलिसी ने भी स्टेट के अंदर डिफरेंट चीज़ों को जो है वो रिप्रेजेंट करा, जिससे सोसाइटी लिबरल, फ्री, मॉडर्न और एक ऐसी सोसाइटी देखने को मिली जहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग साथ में मिलकर काम कर रहे थे। इसके लिए कल्चरल फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन जो था उसको एस्टैब्लिश करा गया 1944 में, और बहुत सारे कल्चरल एथोस जो थे उनको भी डेवलप किया गया। राइटर्स जो थे उन्होंने बहुत सारी थीम्स जो थी, मतलब बहुत सारी बुक्स लिखी, नॉवेल्स, जर्नल्स लिखे, जिसमें क्या चीज़ें जो थी रिप्रेजेंट करेगी, जैसे सोसाइटी के अंदर चेंजेस, पेट्रोटिज्म, कि किस तरह से देश को, अपनी देशभक्ति को बढ़ाना है, प्रोलिटरेट लाइफ के बारे में बताया, एंटी लैंडलॉर्डिज्म के बारे में बताया कि किस तरह से लैंडलॉर्डिज्म को ख़त्म करना है, वुमेन के स्टेटस के बारे में बात की गई, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को जो है किस तरह से जो है कंटिन्यूटी में रखा जाए। इन सब चीज़ों के बारे में जो था वो राइटर्स लिख रहे थे, ताकि लोग इन सब चीज़ों से रिलेट क्या करें, सोसाइटी को डेवलप करने की कोशिश करें। 1949 में कल्चरल फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो चेंज कर कल्चरल कांग्रेस रखा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और बहुत सारे जर्नल्स जो थे वो पब्लिश करे गए, जैसे कॉन्ग पोश। बहुत सारे जर्नल्स जो थे वो लिखे गए, जिसमें इंपॉर्टेंट राइटर्स थे जैसे दीनानाथ नादीम, एस.एन. जोशी, नूर मोहम्मद रोशन, रहमान राही, आमीन कामिल। तो इसी के साथ साथ कल्चरल फ्रंट ने डोगरी संस्था को भी एस्टैब्लिश करा जम्मू रीजन के अंदर 1944 में। ये भी एक्टिव हो चुका था, जिसमें प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री, धीनूभाई पंत, राम रतन शर्मा, कवि रतन शर्मा और भी बहुत सारे जाने माने मेंबर्स जो थे वो इस संस्था के जो थे वो मेंबर्स बने। इनकी प्रोग्रेसिव राइटिंग्स जो थी डोगरी को क्या कर रही थी, बढ़ा रही थी, और डोगरी के थ्रू जो है वो लोगों को बता रही थी कि जो भी सोसाइटी के अंदर सोशल इवल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको कैसे ख़त्म करना है। दो इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन जो थी डोगरी संस्था की, जैसे जागो डुग्गर, वेकअप द डुग्गर लैंड 1950 में लिखा गया, और नमी चेतना, न्यू अवेकनिंग 1953 में लिखा गया। इससे डोगरी लैंग्वेज, आर्ट और कल्चर को प्रमोट करा गया। ठीक है। रीजनल थिएटिकल कल्चर जो है वो पूरी कंट्री में उनको दिखाया गया डिफरेंट थिएटर प्रोग्राम्स के थ्रू। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर 1956 में उन्होंने सबसे पहला जो फेस्टिवल था, कौन सा, जश्न कश्मीर, इस जश्न कश्मीर को उन्होंने क्या किया, होस्ट करा जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने। अब जश्न कश्मीर एक तरह का फेस्टिवल था जिसमें थिएटर परफॉर्मेंसेस, म्यूज़िक, डांस, फन, जो पोइट्री, ये सब चीज़ें जो थी वो लोगों को दिखाई जाती थी, उनके बारे में बताया जाता था। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की एस्टैब्लिशमेंट के बाद 1958 में इसकी ब्रांचेस जो थी जम्मू एंड कश्मीर रीजन में दोनों जगह पे खोली गई, और इसका कल्चरल एक्टिविटीज़ जो थी इसके अंदर परफॉर्म करी गई। इसी के साथ साथ
इसी एकेडमी का जो टाइप था साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली के साथ कंसीडर करा गया। साहित्य एकेडमी एक तरह की एकेडमी है जो दिल्ली के अंदर इसका हेड ऑफिस है। यहाँ पे हर साल बुक्स जो पब्लिश करी जाती है ना उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। और लास्ट 2024 में सोहन कौल एक कश्मीरी नॉवल लिखा था इन्होंने, उसके लिए इनको सम्मानित करा गया था। ये जो साहित्य एकेडमी है इसको एस्टैब्लिश करा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के थ्रू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के थ्रू कब किया गया था, इसकी इनॉग्रेशन कब हुई थी, 12 मार्च 1954 में। इसके बाद हम कुछ प्रोमिनेंट राइटर्स के बारे में देख लेते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए काम किया। तो दीनानाथ नादीम एक प्रोमिनेंट प्रोग्रेसिव कश्मीरी पोइट थे 20th सेंचुरी के। इन्होंने स्टेजिंग ओपेराज को कश्मीरी लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करा, डिफरेंट थिएटर प्रोग्राम्स इन्होंने चलाए। बहुत लंबी लिस्ट है इनकी पोम्स की, बट जो सबसे ज़्यादा पोम जो इनकी सेलिब्रेट करी जाती है ओपेरा के अंदर वो है बॉम्बर ते यमबरजल। एक सेटायर है मिसरूल इन कश्मीर, जो भी कश्मीर के अंदर मिसरूल किया गया था उसके ऊपर ये कहानी टाइप का पोम जो है वो बताया गया है। प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री, पॉपुलरली इनको फादर ऑफ डोगरी भी बोला गया है। ये प्रोफिलिक राइटर आप कह सकते जो कि बहुत सारे वर्क्स जो हैं इन्होंने मतलब लिखे हुए हैं। क्रिटिक, पोइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं ये। बहुत सारे अवार्ड्स और ऑनर्स इनको मिले हैं। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था 1976 में, जो इन्होंने एक बुक लिखी थी बदनामी दी चहन। ये एक शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन थी डोगरी के अंदर। इनको पद्मश्री के साथ भी नवाजा गया है इनकी कंट्रीब्यूशन को देखकर डोगरी कल्चर और लिटरेचर में। रहमान राही ये एक लीडिंग पोइट हैं अपने टाइम पीरियड में। इनकी सबसे पॉपुलर पोइम जो थी वो थी माफ़ीनामा। ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो भी आई थी जम्मू कश्मीर के अंदर उसके ऊपर ये इन्होंने लिखी थी। धीनू भाई पंत ये एक ट्रेंड सेटिंग राइटर और पोइट थे जिन्होंने मॉडर्न डोगरी पोइट्री की फाउंडेशन रखी। इसी के साथ गुटलून, शहर पहलो पहल गई, ये एक इनके सबसे इम्पॉर्टेंट आउटस्टैंडिंग वर्क थे जो कि इन्होंने 1944 में लिखे। 1985 में इनको प्रेस्टीजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया इनके डोगरी वर्क के लिए अयोध्या। कुछ और भी इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे जैसे मंगू दी चहबील एक कलेक्शन थी डोगरी पोम्स की, और ये सरपंच एक ट्रेजिक ड्रामा था। इनके ये इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। प्रोग्रेसिव राइटिंग मतलब एक नया लिटरेरी ट्रेंड जो कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, 20th सेंचुरी मतलब 1950s के टाइम पीरियड तक देखा गया। हाईलाइटेड इसमें सोशल रियलिज्म और नेशनलिज्म का कॉज बताया गया। सोशल अपलिफ्टमेंट कैसे हो सकती है लिटरेचर के थ्रू, उसके बारे में इन्होंने लिखा इसके अंदर। तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो है इसका सेकंड फेज़ आ जाएगा जिसमें हम जो है वो नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। किसी को किसी भी तरह का डाउट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।